हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चर्चा रहेगा केवल जर्नल एंट्री पर ही। जर्नल एंट्री में अब हम देखते हैं कि डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में व्यापार जब आरंभ करता है तब क्या होगा। जैसे व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जैसे 1 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया। ठीक है, व्यापार जब आरंभ करता है तो आप लोगों को पता है कि भाई जब बिजनेस में जब कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, रोकड़ खाता या कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे। और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और ये हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बिजनेस स्टार्ट करना। क्योंकि देखिए बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो व्यापार में आएगा कैश, बिजनेस में आएगा कैश, और लाख उड़ रहा है, व्यापार का स्वामी ला रहा है कैपिटल, तो उसका जो करेगा, रिप्रेजेंटेट करेगा, वो कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। ये व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है कि भाई इन्होंने कैपिटल लाया है। दूसरा, अगर अब देखते हैं व्यापार आरंभ ही कर रहा है, स्टार्ट ही कर रहा है। ठीक है, व्यापार आरंभ किया, रोकड़ से 1 लाख रुपए का रोकड़ लाया, कैश लाया 1 लाख रुपया, माल लाया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 50,000 का माल लाया, और उसी प्रकार एक मशीन भी लाया। मशीन लाया, चलो ये भी 50,000 रुपए का है, या मान लेते हैं 60,000 रुपए का मशीन लाया। ठीक है, अगर ऐसा है, अब बिजनेस स्टार्ट करते समय रोकड़ भी लाया, ठीक है, कैश लाया, गुड्स लाया और मशीन लाया, तब क्या करोगे? तो ध्यान में रखना, इस तीनों चीज ला रहा है ना, तो तीनों चीज डेबिट हो जाएगा। क्योंकि भाई व्यापार में क्या हो रहा है, ये रोकड़ भी आ रहा है, माल भी आ रहा है और मशीन भी आ रहा है। तो आप रोकड़ आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देना। ठीक है, तो रोकड़ खाता विकलन हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। माल ला रहा है तो उसको स्कंद खाते में लिखना, स्टॉक खाता लिखना। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और मशीन ला रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि मशीन ला रहा है तो मशीन आएगा व्यापार में, तो यहां पर लिख देना मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये सारे अकाउंट क्या हो गए, डेबिट हो गए। यहां पर अमाउंट लिख दो, 1 लाख रुपए का कैश है, 50,000 रुपए का स्टॉक है, माल है, और 60,000 का मशीन है। और ये सारे सामान कौन ला रहा है? व्यापार का स्वामी ला रहा है। ठीक है, तो वो एक प्रोपराइटर ला रहा है, तो ये होलसेल प्रोपराइटर उसको प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। प्रोपराइटर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखिए, प्रोपराइटर के नाम के जगह आप उसका कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसी प्रकार और देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापार आरंभ ही कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है। अब यहां पर लिख दिया रोकड़ से 1 लाख का रोकड़ लाया, माल लाया 50,000 रुपए का, फर्नीचर लाया 30,000 का, मोहन से ऋण लिया है, अपना एक फ्रेंड है, 20,000 रुपया, और बैंक से भी ऋण लेकर व्यापार आरंभ किया 50,000 रुपए। ठीक है, व्यापार आरंभ करते समय ये सारी चीजों से व्यापार आरंभ किया। खुद का रोकड़ लाया, खुद का माल लाया, फर्नीचर लाया, साथ में अपने एक दोस्त मोहन से भी लोन लिया है,
और बैंक से भी लोन लिया है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करोगे? तो उस कंडीशन में देखो, रोगड़ जितना रुपया ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, ध्यान में रखेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट कर दिए। ठीक, स्टॉक ला रहा है, स्कंद खाता विकलन कर दिए, स्टॉक खाता विकलन कर दिए, इंग्लिश में आप स्टॉक अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक, डेबिट ना। फर्नीचर ला रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए, बिजनेसमैन जो हो रहा है वो ये 3 चीज ला रहा है। बिजनेसमैन अपना रोकड़ ला रहा है, माल ला रहा है और फर्नीचर ला रहा है। कुल मिलाकर बिजनेसमैन जो ला रहा है वो 1,80,000 रुपए ला रहा है, 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 जो हो जाएगा उसका पूंजी खाता उतने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उतने रुपए से। ठीक है, तो यहां पर आप एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट 1,80,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, और अब देखो ये मोहन से ऋण लिया 20,000 रुपया, तो भाई मोहन से जब ऋण लोगे तो कैश आएगा। ठीक है, तो कैश आ रहा है तो आप लोग ध्यान में रखना, देखो माल आ रहा है 50,000 का, तो 50,000 का माल लिख दिए। फर्नीचर आया 30,000 का, तो 30,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिए। कैश में देखो ये 1,00,000 रुपया अपने पर्स से दे रहा है, फिर अपना एक फ्रेंड से 20,000 का भी लोन ले रहा है, तो अपना फ्रेंड से 20,000 का लोन लेगा मोहन से, तो मोहन का अकाउंट, मोहन का ऋण अकाउंट डेबिट कर दोगे। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख देंगे टू मोहन्स लोन अकाउंट। तो मोहन का लोन है कितने का भाई? 20,000 का मोहन का लोन है, तो टू मोहन लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक से भी ऋण ले रहा है। अब ये मोहन का लोन लेगा 20,000 रुपया, तो देखो मोहन तो देगा 20,000 रुपया, तो ये क्रेडिट हो गया, देने वाला है। लेकिन साथ में क्या ला रहा है, ये 20,000 रुपया ला भी रहा है ना, तो 20,000 रुपया आपके कैश में भी ऐड हो जाएगा, कैश आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद ये बैंक से भी ऋण ले रहा है 50,000 रुपया, तो यहां पर आप क्रेडिट करेंगे बैंक ऋण अकाउंट। ठीक है, ये भी क्रेडिट कर दोगे, बैंक ऋण अकाउंट, बैंक लोन, बैंक लोन से अकाउंट क्रेडिट। ये हो जाएगा, बैंक लोन का है 50,000 रुपया, 50,000, और ये 50,000 रुपया आपका कैश भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो कैश में आप यहां पर 1,00,000 रुपए नहीं लिखेंगे, कैश में आपके पास 1,00,000 रुपया व्यापार का स्वामी लाया, बिजनेसमैन लाया। 20,000 रुपया कौन लाया? मोहन से आया, तो 20,000 रुपया मोहन का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो कैश भी बढ़ेगा। बैंक से जब लोन लोगे तो बैंक देने वाला है, तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट के 50,000 रुपया, और उतना रुपया आपका कैश बढ़ गया। तो कुल मिलाकर 1,20,000 और 50,000 करोगे तो ये हो जाएगा 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपया आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 1,70,000 का कैश, 50,000 का स्टॉक और 30,000 का फर्नीचर, ये सबको टोटल करते हो तो 2.5 लाख। और इधर भी देख लो, कैपिटल से लाया 1,80,000 रुपीज। ठीक है, 1,80,000, 20,000 का लोन, तो 2 लाख ये हो गया, और बैंक से लोन लिया 50,000 रुपया, तो ये 50,000 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से व्यापार आरंभ करने की ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है। मोस्टली ये तीनों में से कोई एक कंडीशन होता है। सामान्य रूप से व्यापार आरंभ वो कैश से करता है, इस कारण कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखते हैं माल खरीदने की कंडीशन। माल खरीदना, भाई आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि व्यापार में, व्यापार किस चीज का होता है, तो माल का व्यापार होता है। अब माल क्या होता है, तो ये व्यापारी टू व्यापारी डिपेंड करता है। हर अलग अलग व्यापारी के लिए अलग अलग वस्तुएं माल होती है।
जैसे अगर आप किराना दुकान में जाओगे तो किराने के व्यापारी के लिए किराना माल है, किराने का सामान जो है चावल, दाल, शक्कर, तेल, आटा, ये सब माल है। ठीक है, साबुन वाबुन ये सब माल है। फर्नीचर के व्यापारी के पास जाओगे तो फर्नीचर का जो सामान है, कुर्सी, टेबल, सोफा, गद्दा, ये सब माल है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाओगे तो उसके लिए अलग वस्तु माल है। ठीक है, अगर आप भाई जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल सामान में या इलेक्ट्रॉनिक सामान में जाओगे तो वहां पर अलग वस्तुएं माल होती हैं। इस कारण व्यापारी टू व्यापारी डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु माल है। और जो पूरा व्यापार हो रहा है वो पर माल पर हो रहा है, या तो माल का से वो विक्रय कर रहा है या तो वो सेवाओं का विक्रय कर रहा है। देखिए, जितना भी व्यापार होगा दो चीजों का ही व्यापार होता है, या तो माल का या तो सेवा का। ठीक है, अगर वो माल का व्यापार कर रहा है, सेवा का व्यापार हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है, ये सेवाओं का व्यापार कर रहा है। आप एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, कोई हार्डकोर माल नहीं दिया, लेकिन वो उसके लिए माल के रूप में काम करता है। अब जैसे माल आप खरीदोगे तो माल खरीदने पर देखिए, माल खरीदा 1000 रुपए। अब ये माल खरीदा का मतलब क्या है? माल नगद खरीदा। तो माल जब आप खरीदोगे तो आपके पास माल आएगा और बदले में क्या चला जाएगा? रोकड़ चला जाएगा। ठीक है, तो एक वस्तु आ रहा है। भाई आप जो खातों का नियम पढ़े हैं उसमें आप लोगों को बताए ही दिए हैं कि भाई व्यक्तिगत खाता होगा तो पाने वाला व्यक्ति को डेबिट करोगे, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दोगे। वस्तु का खाता होगा तो जो वस्तु आएगा उसको डेबिट करोगे, जो वस्तु जाएगा उसको क्रेडिट कर दोगे। उसी प्रकार नाम मात्र खाते का नियम होगा तो वहां पर आप ध्यान में रखना, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कर दोगे, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दोगे। तो जब माल खरीदोगे तो आप देखो कि माल खरीदने जाओगे, जैसे आप स्वयं माल खरीद रहे हो तो आप सोचो आपके पास क्या आएगा और क्या जाएगा। तो भाई आपके पास माल खरीदने गए तो माल आएगा, इस कारण आप क्रय खाता विकलन कर दोगे। ठीक है, क्रय खाता विकलन, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और समाकलन करोगे, खरीदोगे तो पैसा चला जाएगा, रोकड़ चला जाएगा, तो रोकड़ खाता क्रेडिट ना टू कैश अकाउंट। ये 1000 रुपये, ये माल खरीदा हो गया। दूसरा चीज, हम माल उधार खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे सोहन नाम के एक से माल खरीदा 1000 रुपये। अब जैसे यहां पर सोहन से माल खरीदा है, माल तो खरीदा है लेकिन बदले में नगद नहीं जा रहा है। ठीक है, तो माल खरीदा है, क्रय किया है, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, क्रय खाता विकलन करोगे हमेशा। तो क्रय खाता विकलन, परचेज अकाउंट डेबिट 3000 रुपए। और खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है क्या? तो यहां पर बोलता है सोहन से खरीदा, तो यहां पर हम नगद नहीं दे रहे हैं। आप लोग खुद देखते होंगे, कई बार आप जैसे दुकान गए, सामान खरीदे, पैसा नहीं दिए। ठीक है, पैसा बोलते हो बाद में दे देंगे, तो जो पैसा बाद में दोगे वो उतना रुपया उस व्यक्ति को देना पड़ेगा ना भाई। इस कारण वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है, लेनदार हो जाता है। इस कारण सोहन से खरीद रहे हो तो सोहन क्या है? देने वाला पर्सन है। तो देने वाला पर्सन है तो सोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सोहन का खाता क्रेडिट। ठीक है, टू सोहन से अकाउंट ना, सोहंस और ये अकाउंट। सोहंस में ध्यान में रखना कि जब भी आप ये लिखोगे, ये अपॉस्ट्रोफी डालोगे ना, ऐसा नहीं लिखोगे सोहन से अकाउंट ना, मतलब सोहनों का खाता नहीं होगा, सोहन से अकाउंट, सोहन का खाता। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी का मतलब होगा का। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी और एस हो गया तो इसका मतलब होता है का। ठीक है, तो सोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सोहन से माल खरीदा। उसी प्रकार माल नगद खरीदा 10,000 रुपए। तो यहां पर भी देखो, जब जब आप माल खरीदोगे हमेशा परचेज अकाउंट, क्रय खाता को हमेशा डेबिट करोगे। ठीक है, माल खरीदते जाओगे, क्रय खाता हमेशा क्या करते जाएंगे आप?
डेबिट करते जाओगे, माल खरीदोगे क्रय खाता हमेशा डेबिट करते जाओगे। तो क्रय खाता अजय से जब माल खरीदोगे तो माल आएगा, क्रय खाता डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ₹10,000। और यहां पर देखो अजय से खरीद तो रहे हो लेकिन बदले में आप क्या दे दे रहे हो, नगद दे दे रहे हो। अजय से माल नगद खरीदा है ना, तो नगद जब दे दोगे तो अजय का नाम मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास माल आया तो परचेज हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए। लेकिन जब नगद दे दोगे तो कैश चला जाएगा, इस कारण आप कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे। ठीक है, रोकड़ खाता क्रेडिट कर दोगे, रोकड़ खाता समाकलन कर दोगे रोकड़ खाता से, ठीक है, टू कैश अकाउंट। यहां पर यह अजय कैश से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम नगद माल खरीद लिए हैं, हमारे पास माल आया, बदले में हमने रोकड़ दे दिया। ठीक, ये हो गया। चलिए, ये एंट्री है, संजय से 10% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा, ऐसा है। तो देखो संजय से 10% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदोगे, ठीक है, व्यापारिक बट्टे पर खरीद रहे हो, नगद बट्टे पर तो खरीद नहीं रहे हो। तो अगर माल खरीदा बस बोल रहा है और कुछ नगद या उधार के बारे में आपको नहीं बोल रहा है कि भाई इसको कैश में खरीदे कि क्रेडिट खरीदे, तो हमेशा ध्यान में रखना किसी पर्सन का नाम दिया है तो हमेशा वो क्रेडिट ही होता है। क्रेडिट परचेस मतलब उधारी खरीदी, मतलब हम संजय से माल खरीद रहे हैं तो हमारे पास माल आएगा तो क्रय खाता आप डेबिट कर दोगे, परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। परचेज अकाउंट डेबिट, और टू कर दोगे ना, क्रेडिट कर दोगे संजय का अकाउंट, संजय का खाता से, यहां लिख देना टू संजय अकाउंट, संजय अकाउंट। तो ये हो जाएगा 5,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपये नहीं होगा, 5,000 में 10% व्यापारिक बट्टा है तो व्यापारिक बट्टा घटा देना। तो भाई 5,000 का 10%, तो 5,000 का 10% निकालने के लिए 5,000 गुणित 10/100 कर देना। ठीक है, तो 10/100 करोगे तो 500 रुपया होता है। तो 5,000 में 500 रुपया घटाओगे तो 500 रुपया घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 4500 हो गया, ये हो गया। तो अगर व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा तो ऐसा हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं इसी टाइप का, संजय से 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टे पर माल नगद खरीदा, चलिए 10,000 रुपया। अब यहां पर भी माल खरीदा है, आंख मूंद कर क्रय खाता को हमेशा डेबिट करो। ठीक है, माल खरीदेगा क्रय खाता हमेशा डेबिट होगा, क्रय खाता हमेशा डेबिट ही होता है भाई। क्रेडिट केवल कुछ कंडीशन में होगा, जिस क्रेडिट कब होगा, जब माल का लॉस होगा। आप लोगों को 5 कंडीशन बता चुके हैं, माल का चोरी हो जाना, दान में देना, आहरण करना, ठीक है, और आग से जल जाएगा या नमूने में वितरित कर देगा, सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तभी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, अन्यथा हमेशा परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, तो ये जब माल खरीदेगा तो क्रय खाता डेबिट हुआ। अब देखो यहां पर माल 10% बट्टे पर और 2% नगद बट्टे पर नगद बेचा है ना, सॉरी नगद खरीदा है, तो नगद खरीदा है तो क्रय खाता डेबिट किए। ठीक है, अब क्रय खाता कितना रुपए से लिखोगे, तो इस माल पर ना 10% व्यापारिक बट्टा घटा दो, तो 10,000 का माल है, ऐसा एक सूची मूल्य है 10,000 का, यहां कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 10,000 का 10% बट्टा, तो 10% बट्टा घटाओगे तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपया। ठीक है, 10% निकालने के लिए कुछ मत करो, वो समान है उसका एक जीरो कम कर दिया करो। 10,000 है, 10,000 में एक जीरो कम करोगे 1,000 रुपया हो जाएगा, तो 1,000 रुपया हो गया। अब ये 9,000 रुपया का माल खरीदा है, तो ये 9,000 रुपया आप क्रय खाते में लिखेंगे, तो 9,000 रुपया क्रय खाता डेबिट हो गया। उसके बाद 2% नगद बट्टे पर नगद माल खरीदा है,
तो नगद माल खरीद रहा है तो रोकड़ जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कैश अकाउंट क्रेडिट किए, साथ में नगद बट्टे पर भी खरीद रहा है तो बट्टा खाता भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखो बट्टा माल खरीद रहे हैं तो बट्टा हमको मिल रहा है ना भाई, तो नगद बट्टे का एंट्री भी करते हो, कैलकुलेशन भी करते हो, आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो 9,000 का माल खरीदे हो तो 9,000 में 2% बट्टा, तो 9,000 का 2%। ठीक है, तो 9,000 का 1% होता है 90 रुपया और 2% होता है गुणित 2 कर देना तो 180 रुपया। ठीक है, तो 180 रुपया का माल ये हो गया, बट्टा हो गया, ये हमको मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है, इस कारण बट्टा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारा कुल मिलाकर प्राप्त बट्टा है, रिसीव हो रहा है बट्टा हमको। ठीक है, ये हमारा फायदा है। ठीक है, हम माल 9,000 का खरीद रहे हैं लेकिन 180 रुपया हमको छूट मिल रहा है, मतलब उतना रुपया हमको कम पैसा देना पड़ेगा। तो 9,000 में 180 रुपया घटा देना तो ये हो जाएगा 8,820 रुपया। ठीक है, तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,820 रुपये से। ठीक, तो इतना रुपया का रोकड़ जा रहा है, बदले में हमको 180 रुपये का बट्टा मिल रहा है। ये हो गया। उसी प्रकार और देख लेते हैं। विवेक से माल खरीदा, ₹15,000, 10% व्यापारिक बट्टा मिलेगा तो नहीं भाई, माल खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो 70% राशि नगद दिया, ऐसा है। तो आप लोगों को बट्टा वाला कॉन्सेप्ट, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा क्या होता है वो आप लोगों को बता चुके हैं कि भाई व्यापारिक बट्टा क्या होता है, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए जो छूट देते हैं, माल के सूची मूल्य पर जो डिस्काउंट देते हैं उसको व्यापारिक बट्टा कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक बट्टा देने से फायदा क्या होगा कि माल की बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, और एक होता है नगद बट्टा, ये जो होता है नगद पैसा जल्दी से जल्दी मिले उसके लिए और ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये विवेक से हम माल खरीद रहे हैं 15,000 का, 10% व्यापारिक बट्टे पर और 3% नगद बट्टे पर। 70% राशि हमने क्या कर दिया है, नगद दिया है 70% राशि। तो यहां पर एक कैलकुलेशन कर लेना। देखो माल खरीदोगे क्रय खाता ही डेबिट करोगे, माल खरीदा है हमेशा क्रय खाता, परचेज अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, विकलन। तो 15,000 का 10% व्यापारिक बट्टा निकाल लो। देखो 15,000 रुपए का माल था, कैलकुलेशन इधर ही कर दे रहा हूं ना, ये माल है 15,000 का, 15,000 का 10% डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% हो जाएगा 1,500 रुपया। 15,000 का 10% घटाओगे तो 13,500 रुपया ये माल खरीद रहा है, तो क्रय खाते में लिखाएगा 13,500 रुपया। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 13,500 रुपये से। ठीक है, अब ये पूरा माल पूरा नगद नहीं है, इसमें केवल 70% नगद दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ पैसा अभी भी उधारी है। तो कुछ पैसा उधारी है मतलब कितना हो गया भाई, कोई भी चीज में जब परसेंट टर्म में किसी भी चीज की बात होगी तो वो ध्यान में रखना 100% होता है। ठीक है, 100% होगा तो 100% में 70% नगद है, तो बाकी बच गया कितना, 100 में 70 माइनस कर दो, 30% उधार हो जाएगा। ठीक है, इस कारण आप जैसे अगर कोई परसेंट में बात करते हो तो हमेशा ध्यान में रखना परसेंट 100% ही होता है। आपका पेपर में जो परसेंट रहता है वो 100% के हिसाब से ही आप परसेंट कैलकुलेट करते हो ना, कि भाई आप 60% पाए, 70% पाए, 600 नंबर का पेपर है तो 600 का 50%, 300 नंबर आ गए तो आप 50% पाए। ठीक है, ऐसा करके आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो वही कंडीशन है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये 13,500 का माल बेच दिए, 13,500 रुपए का माल बेच दिए। अब इस 13,500 के माल पे आप दो पार्ट करो, कौन कौन सा, एक तो 70% निकालो, एक और 30% निकालो। ठीक है, तो 13,500 का 70%, अगर हम 13,500 का 70% कर दें तो कितना होता है, और 30% करेंगे तो कितना होगा। तो 30% जो है उधार है और 70% जो है वो नगद है। ये कैलकुलेट करो,
और 30% होता है 4050 रुपया। ये जो 30% है, ये उधार माल जो है 30%, ये आप किससे खरीदे हो वो लिख दो। विवेक से माल खरीदे हैं तो यहां पर लिख देना विवेक का अकाउंट क्रेडिट, विवेक का खाता, ठीक है, टू विवेक अकाउंट, टू विवेक्स अकाउंट। ये 4050 रुपया कहां से आया 4050? 13,500 का 30% निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि 100% वो टोटल माल होता है, उसका 30% यहां पर हो गया, बाकी बच गया 70% वो नगद है। तो नगद माल जो है, तो नगद माल खरीदे हो, तो नगद माल खरीदे हो तो बदले में क्या दिए हो? रोकड़ दिए हो, तो रोकड़ दोगे तो रोकड़ जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो ये 9,450 रुपया का माल नगद है, और इसमें ना 3% व्यापारिक नगद बट्टा भी है, तो 3% नगद बट्टा फिर निकाल दो इस पर, 3% कैश डिस्काउंट सीडी, ठीक है, 3% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई 70% और इसका 3%, तो ये होता है 283 रुपया, 283 रुपया 50 पैसा, ठीक है, ये नगद बट्टे का हो गया। तो बट्टा जो होगा वो भी क्रेडिट हो जाएगा, तो 283 रुपया 50 पैसे को आप राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, क्योंकि 50 पैसे को 50 पैसे के आसपास है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो या फिर उसको एक कर सकते हो। तो अपन बट्टे को कर देते हैं 284 रुपया ना, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9,166 रुपया। तो ये हो जाएगा रोकड़, रोकड़ में 9,166 रुपया, इतना रुपया हम देंगे, और डिस्काउंट हो जाएगा 283 रुपया का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। ये 13,500 का माल था, इस पर आप दो पार्ट में किए, ये 30% है 13,500 का, और ये दोनों मिला कर रेट करोगे तो 70% है, 70% में 3% और डिस्काउंट मिला है, ठीक है। इस प्रकार से ये बट्टे संबंधी एंट्री हो गया। तो ये माल अलग अलग कंडीशन में जब आप खरीदे तो ये ध्यान में रखोगे, माल खरीदोगे हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्रय खाता विकलन होगा ना, नगद खरीदोगे रोकड़ जाएगा, उधार खरीदोगे तो उस व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। उसी प्रकार जैसे यहां पर भी उधार खरीदा है, पर्सन का नाम आया है, ठीक है, नगद खरीदोगे तो रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगर कई बार अगर नगद के जगह अगर चेक से पेमेंट कर दे, तो चेक से पेमेंट कर दोगे तो बैंक खाता क्रेडिट कर दोगे, रोकड़ के जगह आप क्या कर दोगे? बैंक खाता क्रेडिट कर दोगे। बेचने का एंट्री देखते हैं कि भाई माल कैसे कैसे आप बेचते हो। तो भाई माल दो तरीके से बेच सकते हो, ठीक है, माल या तो आप नगद बेचोगे या तो उधार बेचोगे, ठीक है। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि नगद और उधार दोनों बेचोगे। भाई जैसे अगर किसी को आप माल बेचे 10,000 का, बोल दिए कि भाई आधा पैसा अभी दे दो, बाद में आधा पैसा दे देना, तो ये नगद और उधार दोनों हो सकता है। भाई 10,000 का माल बेचे, 10,000 का पूरा पैसा मिल गया तुरंत, तो नगद माल है, ठीक है। 10,000 का माल बेचे, कुछ पैसा नहीं दिया है तो उधार माल है, ठीक है। और अगर कुछ पैसा दिया है और कुछ पैसा नहीं दिया है तो नगद माल और उधार माल दोनों है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका एंट्री क्या हो जाएगा? जैसे माल बेचा, माल नगद बेचा, सेल कर रहे हैं, तो माल नगद बेचोगे। अब बता ही दिए हैं कि माल कितना इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार में जो भी हो रहा है वो सब माल का ही हो रहा है ना भाई, खरीदी बिक्री जो है माल का ही हो रहा है। अब इस पूरे खरीदी बिक्री में व्यापारी को इतना बस वो फायदा होता है कि भाई जो माल आप खरीदे हो 100 रुपये का, उसको 120 रुपये में बेच दिए, ठीक है, तो 20% कमाई आप कर लिए। व्यापार उसी चीज पर चल रहा है कि आप सामान खरीदे कम में, ज्यादा में बेच रहे हो, ठीक है। तो वो जो बीच का जो गैप है उसमें आपकी मार्जिन है, वो आपकी कमाई है। उस कमाई में क्या है, अब बहुत सारे, क्योंकि आप दिन भर में बहुत सारा माल बेचते हैं, तो उस कमाई में क्या है, जो लाभ हो रहा है, वो प्रॉफिट जो हो रहा है, उसमें आप अपना सारा खर्चा घटा कर देखोगे कि भाई मैं घर में लास्ट में कितना पैसा ले जा रहा हूं करके। तो व्यापार में क्या हो रहा है, आप माल खरीदने का काम करोगे और बेचने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब माल खरीदे
इसके पहले एंट्री देख लिया। अब माल बेचा, तो जैसे नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचोगे तो आएगा कैश। भाई माल बेचोगे, भाई आप सोचो कि अगर आप अपना कोई सामान बेच दोगे, जैसे आप 11th या बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, वो अगर आप अपना कोई सामान बेच दोगे, पुस्तक बेच दोगे, तो आपके पास क्या आएगा? कैश ही आएगा ना। बेचने पर हमेशा कैश आ जाता है, ठीक है। और जो चीज बेचोगे वो चला जाएगा। अगर एक व्यापारी है, माल बेच रहा है, तो उसके पास से कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट वो हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है और माल चला जाएगा, तो वो जो भी माल बेच रहा है वो गुड्स सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्नीचर कोई बेच देगा, जैसे आप अपने घर का कोई सामान को बेच दिए, कोई अपना गाड़ी बेच देगा, तो कैश आएगा, बदले में गाड़ी चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप अपना कोई मशीन बेच दिए, तो भाई कैश आ रहेगा लेकिन मशीन चला जाएगा, ठीक है। तो बेचने पर हमेशा वो सामान जाता है और कैश आता है। तो कैश आएगा, माल नगद बेचा, नगद बेचोगे तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक। रोकड़ खाता विकलन करोगे, कैश डेबिट, और क्रेडिट कर दोगे विक्रय खाता टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जितने का माल बेच दोगे उतना रुपया आप यहां पर डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे। ये माल बेचा हो गया, ठीक है। किसी व्यक्ति को बेचेंगे, जैसे अजय को माल बेचा, ठीक है, या अजय को उधार माल बेचा। अगर ऐसा है, नगद नहीं बेच रहे हैं, नगद बेचेगा तो हमेशा ध्यान में रखना कैश आएगा और बदले में, ठीक है, माल चला जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम अजय को माल बेचेंगे, तो अजय को जब माल बेचेंगे तो अजय यहां पर देखो माल बेच रहा है, लेकिन आ रहा है क्या? रोकड़। अजय को माल बेच रहे हैं, कहीं पर नगद तो आ नहीं रहा है, तो नगद आ नहीं रहा है तो क्या करोगे कि अजय पाने वाला है तो अजय अकाउंट डेबिट करोगे। अजय एक नाम है ना, व्यक्ति का नाम है, तो अजय अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर दोगे 20,000 रुपया, और क्रेडिट कर दोगे टू क्या? सेल अकाउंट ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे माल बेचोगे तो, ठीक है। मतलब अजय का एक खाता डेबिट हो जाएगा और विक्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो ये माल बेचने का एंट्री हो गया, अजय को माल बेचा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, सुरेश को 10% व्यापारिक बट्टा और 3% नगद बट्टे पर 3% नगद बट्टे पर माल बेचा 20,000 रुपए, ठीक। ऐसा है, सुरेश को 10% व्यापारिक बट्टा और 3% नगद बट्टे पर माल बेचा। जहां पर नगद बट्टा शब्द बोल दिया है वो वहां पर, और अगर उधार नहीं है तो वो हमेशा नगद माल ही रहेगा। तो ये पूरा माल इसको हमने नगद में बेच दिया है, ठीक है। तो सुरेश को जब आप माल बेचोगे और नगद बट्टे पर माल बेचोगे तो ध्यान में रखना आपके पास आएगा कैश, तो कैश अकाउंट ही डेबिट करोगे। सुरेश का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अब ये मत करना कि भाई सुरेश पाने वाला है तो सुरेश का अकाउंट डेबिट कर दोगे, ठीक है। सुरेश पा तो रहा है लेकिन बदले में क्या दे रहा है? रोकड़ दे रहा है, तो आपके पास आ रहा है रोकड़, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे ना, तो रोकड़ खाता डेबिट कर दोगे, कैश अकाउंट क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। और अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। कैलकुलेशन क्या है कि यहां पर 10% व्यापारिक बट्टा भी है और 3% नगद बट्टा भी है। तो एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो, ये माल का सूची मूल्य है, ये 20,000 का माल है, इस पर 10% बट्टा पहले घटाओ, ट्रेड डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो 20,000 का 10% निकालना बहुत आसान है। उस संख्या का एक जीरो कम कर दिया करो बस ना,
तो एक जीरो कम कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2000 रुपया, आ जाएगा 18,000 रुपया। ठीक है, तो ये माल बेच रहा है तो ये विक्रय वैल्यू हो गया। ठीक है, सेल का वैल्यू हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, ये 3% नगद बट्टा भी है, तो इस पर 3% नगद बट्टा भी निकाल दो, 3% सीडी कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 18,000 का 3% निकलेगा ना भाई, ध्यान में रखना, 20,000 पर नहीं निकलेगा, 20,000 पर केवल व्यापारिक बट्टा निकलेगा। व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, ये परचेज किया है तो परचेज वैल्यू है, सेल किया है तो सेल वैल्यू है, यहां पर सेल किया है तो ये सेल में लिखोगे। अब 18,000 का 3%, ठीक, तो 18,000 का 3%, तो ये 2 जीरो काट दो और 180 गुणित 3 कर दो, तो 540 रुपया, 540 रुपया। तो 540 वो करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, 471। तो ये 17,460 रुपया हमको मिलेगा। तो कैश अकाउंट में लिखोगे 17,460 रुपया, डिस्काउंट अकाउंट में लिखोगे बट्टा खाता, माल बेच रहे हो तो बट्टा देना पड़ता है ना भाई, रोकड़ आ रहा है तो बट्टा दे रहे हो ना भाई, तो बट्टा खाता डेबिट करोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट आप दे रहे हो, ठीक है, दे बट्टा कहा जाएगा, या आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और यहां पर हो जाएगा विक्रय खाता क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, और ये हो जाएगा अमाउंट कितने का, 18,000 का। ठीक है, व्यापारिक ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो है। तो इस प्रकार का हो गया। ठीक है, माल बेचे, नगद बेच रहे हो, रोकड़ आएगा, माल जाएगा। ठीक है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अजय को माल बेचेगा तो अजय अकाउंट डेबिट कर दिए और सेल अकाउंट फिर क्रेडिट कर दिए। हमेशा ध्यान में रखना, सेल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होगा। ठीक है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो क्रेडिट होता है। वो 5 कंडीशन आपको कल जो बताए हैं, ठीक है वो, लेकिन सेल अकाउंट के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही करोगे। अगर आप सेल अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो समझ जाओ वहीं आपकी एंट्री गलत है। परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे हो, माल खरीद रहा है और परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो तो एंट्री गलत है ना। एक ऐसा है, रमेश को माल बेचा है, ठीक, रमेश को ये माल बेचा है 30,000 का, 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे पर, 60% हमको पैसा नगद मिला है। तब यहां पर क्या करोगे भाई, आप एक कैलकुलेशन कर लो कि क्या कर लोगे। 30,000 का माल का पहले तो 20% बट्टा घटा दो। देखो कैलकुलेशन आप रफ भी कर लेंगे। माल का सूची मूल्य 30,000, 30,000 का 20% बट्टा